Yes, fine. So was sharing some of the kind of systems. तो पहली चीज यही आप करने की कोशिश करिए, क्योंकि इट इज गोइंग यूजलेस, है ना। आप घर में से बहुत सारी अच्छी एक्टिविटी भी कर रहे होंगे, पर बहुत सारा टाइम खाली जा रहा होगा। और ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, दे आर स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, रीडिंग ऑल द नेगेटिव थिंग्स। और जब दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव चीजों को पढ़ते हैं, देन यू आल्सो स्टार्ट पुटिंग सम ऑफ द नेगेटिव कमेंट्स ओवर दैट, तो वो आपके माइंड को और नेगेटिव करके जाता है। तो वो कुछ भी आपको बेनिफिशियल नहीं देगा, और ना ही दे रहा है। और कई बार क्या होता है कि आपको ज्यादा इरिटेट करने लग जाती हैं इस तरह की चीजें जो आप पढ़ते हैं। सो व्हाट यू हैव टू गो फॉर पुटिंग, देखें, अ, आप ये समझ लीजिए, जैसे आपने किसी मशीन में जब कोई प्रोडक्ट डालते हैं, तो आगे उसमें अगर कोई भी चीज बन के निकलेगी, लेकिन निकलेगी उसी चीज की। तो सेम इज द माइंड। माइंड में अगर आप गार्बेज डाल रहे हैं, तो आपको इसका आउटपुट गार्बेज के तौर पे दिखाई पड़ेगा। और अगर आप इसमें अच्छी चीजें डाल रहे हैं, तो आउटपुट आपको अच्छी चीजों के तौर पे दिखाई पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट, अभी जब आप खाली टाइम में बैठे हुए हैं, यू गो फॉर फाइंडिंग आउट सो मेनी लॉट ऑफ गार्बेज देयर ऑन सोशल मीडिया। या फिर जब खाली आप बैठते हैं, तो नेगेटिविटी माइंड में चलती रहती है। तो उसकी जगह आई वुड से कि आप इस एक्शन स्टेप को जरूर लीजिए। जो आपको वर्किंग आवर्स थे, उनको कल से फिर से वर्किंग आवर में लेकर आइए। इसमें देखो आपको क्या फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहली चीज ये कि घर पे आप जिस तरह के माहौल में रह रहे हैं ना, तो धीरे धीरे इससे आपकी हैबिट बदल रही है। 21 डेज इट टेक्स टू चेंज एनी हैबिट। अभी आप लेट सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, और जल्दी उठ नहीं रहे हैं, लेट उठ रहे हैं। उसके बाद फिर आराम से नहा रहे हैं, घर पे पड़े हुए हैं, कुछ लोग नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे आपके रूटीन चेंज हो गए हैं। सो व्हाट विल बी हैपनिंग, जैसे ही लॉकडाउन वगैरह ओपन होगा और उसके बाद जब आप दोबारा काम पर आएंगे, तो आपको बड़ी दिक्कतें होंगी, क्योंकि रूटीन चेंज हो चुके होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी फर्स्ट, कि आप अपने आप को एक उसी रूटीन में रखें जिसमें आप थे, ताकि जब आप दोबारा से अपनी वर्किंग में आएंगे, तो ज्यादा जोश के साथ आए, ना कि आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो उसके लिए यही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि जो आपके वर्किंग आवर्स थे, उन वर्किंग आवर्स को वैसे का वैसे डिसाइड करिए। घर में एक स्मॉल प्लेस बनाइए, जहाँ पे ये मान के चलते हैं कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ। अब ऑफिस में मैं पूरे टाइम काम करता हूँ, ऐसे वहाँ पे भी पूरे टाइम आप कुछ ना कुछ काम करिए। क्या काम हो सकते हैं? रीडिंग मोटिवेशनल बुक्स, रीडिंग, वॉचिंग मोटिवेशनल वीडियोस, और डूइंग सम ऑफ द प्रोग्राम्स। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे फिलोसफर्स हैं, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जो कई सारे, सारे नहीं, कई सारे कोर्सेज फ्री में आपको कराते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है। अगर आप बिजनेस में जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं और सीखना चाहते हैं कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया करके वेबसाइट है, वहां पे जाइए, और स्टार्टअप इंडिया पे आपको बिजनेस सीखने का सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको ए टू जेड मिलेगा। आपको वहां पे शुरुआत यहाँ से होगी कि भाई कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन जो आपको बिजनेस में मनी के लिए हेल्प कर सकती हैं। बैंक्स में कौन कौन सी स्कीम चल रही है, कौन कौन सी प्लानिंग चल रही है। आपको ये बताएंगे कि आपके पास कुछ भी नहीं है बिजनेस के लिए, तो आप आइडिया कैसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और आइडिया कैसे ढूंढना, ये तक बताएंगे वो आपको। तो एक एक चीज आपको बताएंगे। आपको फंडिंग के लिए कहीं पे जाना है, तो प्रेजेंटेशन उसकी किस तरह से क्रिएट होनी चाहिए, वो इसको भी शेयर करेंगे। तो जब हमारे पास इतना सब कुछ है करने के लिए, और ये वो चीज है जो हम सच में करना चाहते हैं, और चूंकि जब हम अपनी लाइफ में होते हैं, इतने एंगेज होते हैं, इनके लिए हमें टाइम नहीं मिल पाता। सो आई वुड से दिस इज द बेस्ट टाइम गोइंग ऑन विद इन योर लाइफ। गो फॉर यूटिलाइजिंग दिस टाइम। आप इस टाइम को यूटिलाइज करें अच्छी तरीके से। तो आपको, जब तक ये लॉकडाउन ओपन होगा और इस सिचुएशन से जब आप बाहर निकल के आएंगे, तो आप देखेंगे ना, आपने अपने आप को लाइफ में बहुत ज्यादा बेटर कर लिया। एंड दैट व्हाट इट विल हेल्प यू विद वन ऑफ द सक्सेस प्रिंसिपल, एंड दैट व्हाट इट स्पीक्स। तनु करेंगे सर, वॉइस नहीं आ रही। बाकी सारे लोगों को वॉइस आ रहा है, सभी को वॉइस आ रहा है। तनु, सर। अगर आपको नहीं आ पा रहा ना, तो आप चेक कर लीजिए थोड़ा। ये कुछ इश्यू हो सकते हैं, जैसे आपकी मोबाइल एप्लीकेशन में जो माइक वाला जो ऑप्शन होता है, उसमें देखिए, जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, मैंने आपको म्यूट किया हुआ है अभी, लेकिन उसमें क्लिक करेंगे तो कॉल बाय, सॉरी, डिवाइस ऐसे कुछ करके आता है, उस पर आप जैसे, डिवाइस डिवाइस। हाँ, कॉल बाय डिवाइस जो आता है ना, उस पर आप करेंगे तो आपका माइक चालू हो जाएगा। तो एक बार उसको चेक कर लीजिए, या तो उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो प्रॉब्लम हो सकती है वो नेटवर्क की हो सकती है। ये दो चीज होती है, और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं हो सकता, बिकॉज बाकी सबको आ रहा है। चलो, तो या फिर सर रिकनेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, रिकनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। सो फर्दर अभी हम बात कर रहे थे। अभी जब आप ये काम करना शुरू करोगे, और डेली आप टाइम दे रहे हो अपने लर्निंग के ऊपर, डेली आप टाइम दे रहे हो अपने लर्निंग के ऊपर, तो आप एक बात को समझ के चलिएगा, दैट एवरी सक्सेस, हर सफलता, इज व्हाट द रिजल्ट ऑफ एजुकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, परसिवरेंस, और यू कैन से सेक्रीफाइसेस। हर सफलता कहीं ना कहीं किसी एजुकेशन का
रिजल्ट है, किसी कमिटमेंट का रिजल्ट है, किसी डिसिप्लिन का रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं कई सारे सेक्रीफाइसेस का रिजल्ट है। इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन द लाइफ यू हैव टू बी विलिंग टू पे द प्राइस। आपको कीमतें चुकाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब कीमतें किसी भी चीज की हो सकती हैं, कीमतें कैन बी एनीथिंग। कीमत हो सकती है इस चीज की कि जब सारे आपके दोस्त बाहर एंजॉय कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे कमेंट बाजी करने में लगे हुए हैं, उस समय आप बैठकर अपनी एजुकेशन ले रहे हैं और अपने आप को बेटर करने में लगे हुए हैं, अपने आप को बेहतर करने में लगे हुए हैं। एंड जब आप ये काम करते हैं ना, इट मेक्स यू लकी, ये आपको लकी बनाता है। अब आप सोचेंगे कि सर लक की बात कहाँ से आने लगी। एग्जैक्टली मैं लक में उस तरह से विश्वास नहीं करता हूँ कि अचानक से किसी के साथ कुछ हो गया। लक में मैं किस तरह से विश्वास करता हूँ वो बताता हूँ। व्हाट इज लक एक्चुअली? लक इज व्हेन अ प्रिपेयर्ड पर्सन मीट्स एनी अपॉर्चुनिटी। सोचिए, एक डांस कंपटीशन होने वाला है, एग्जांपल लेते हैं, एक डांस कंपटीशन होने वाला है और यहाँ पे दो लोग हैं, दो दोस्त हैं जो डांसर बनना चाहते हैं और अपना नाम रोशन करना चाहते हैं डांसिंग में। अभी क्या है कि अभी उनको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो डेली अभी भी 4 घंटे डांस की प्रैक्टिस करता है और एक दोस्त ने बोला यार जब होगा तब देखा जाएगा। और एक दिन एक बहुत बड़ा डांस कंपटीशन हुआ। डांस कंपटीशन हुआ तो उसके लिए क्या हुआ, लोगों को भी सिलेक्ट किया जाना शुरू हुआ। अब आप ही बताइए कि यहाँ पे आपको सीधा सीधा सा किसका चांस लग रहा है सेलेक्ट होने का? वो जिसने डांस की प्रिपरेशन नहीं की, बस वो बनना चाहता था, या वो जो तैयारी करता रहा, हर दिन प्रैक्टिस करता था? हम सभी जानते हैं किसका चांस बनेगा सेलेक्ट सेलेक्ट होने का। और एक मिनट, जरा तनु को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उनको बता देता हूँ। क्या हुआ सर? जस्ट जस्ट कम, लेट अस मूव। आपने अपने माइक क्यों अनम्यूट कर दिए भैया? बस कर रहा है, बस एक हमारे बीच की कैंडिडेट है, उनको प्रॉब्लम हो रही है बार बार, इसलिए इसको मैंने उनको मैसेज लिख के दिया था। सो इज जस्ट टॉकिंग हियर कि डेफिनेटली सिलेक्शन उस पर्सन का होगा जो प्रैक्टिस करता हुआ है। अब उसका सिलेक्शन हो गया, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे अगर वो इस बात को बोले यार ही इज लकी, पता नहीं इसको चांस मिल गया मुझे नहीं मिल पाया, तो हम जानते हैं लक उसका किस वजह से बना है। लक इज ओनली सिंपली व्हेन अ प्रिपेयर्ड पर्सन मीट्स एनी अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी तो आती है इस दुनिया में, मौके तो आते आते हैं, पर ये बताइए कि आप तैयार हैं उस मौके को बनाने के लिए? क्योंकि अगर आप आज यहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे हैं, अगर आप आज यहाँ पे कुछ लर्न नहीं कर रहे हैं, अगर आज आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा है इस काम को। कोई ना कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, कोई ना कोई एजुकेशन ले रहा होगा, कोई ना कोई लर्निंग कर रहा होगा, स्टडी कर रहा होगा। और जब सेम अपॉर्चुनिटी आएगी आप दोनों के लिए, तो उसको मौका मिल जाएगा जो इस समय मेहनत कर रहा है, और बाकी लोग जो मजे काट रहे हैं वो मजे काटते ही रह जाएंगे। तो दिस इज व्हाट द लक ऑल अबाउट। सो पहली चीज, अगर आप सच में करने के लिए तैयार हैं तो अपने आप को टाइम दीजिए। और होम फ्रॉम, वो था ना वर्क फ्रॉम होम वाला, आज से कल से, आज तो आप कर लीजिए, अपना स्केड्यूल बनाइए, कल से वर्क फ्रॉम होम करना स्टार्ट करिए। वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो और वहां से सैलरी मिल रही है आप तभी करेंगे। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट काम कोई कर सकते हैं तो वो है अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट। और अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपने माइंड को कितना आप नॉलेज और पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव थॉट प्रोसेस दे सकते हैं। So just go for investing over yourself, work from home and make one particular fixed schedule जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे जो आपको डेली अपने आप में बेटर करेगा, आपको बेहतर इंसान बनाता जाएगा, और जब मौका मिलेगा तो आपके लिए वो अपॉर्चुनिटी के तौर पे काम करेगा। पहला स्टेप आप इसको जरूर करिएगा। सेकंड, यू हैव टू, एज आई स्पोक सो, यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। मैंने आपको बताया था कि जितने भी लोगों ने सफलता हासिल की है उन्होंने उसकी कीमतें भी चुकाई हैं।
किसी ने बहुत कुछ किया है, किसी ने थोड़ा बहुत किया है, पर किया जरूर है। एवरीबडी वाज हार्ड वर्किंग। नॉर्मली अगर आप देखें ओलंपिक्स में जो लोग गोल्ड मेडल जीतते हैं वो नॉर्मल इंसान ही होते हैं आपकी तरह, लेकिन वो डेली इतना इतना प्रैक्टिस करते हैं कि एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में वो अपने आप को ज्यादा बेटर कर लेते हैं। और जब वो अपॉर्चुनिटी आती है गोल्ड मेडल जीतने की या कुछ भी करने की, तो वो उनको जीत जाते हैं बिकॉज दे मेड प्रैक्टिस। उन्होंने अच्छी खासी प्रैक्टिस की थी। I just tell you about one of the person, एक गोल्ड मेडलिस्ट है एंड ही मेड, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, a lot time back I just went for reading about him। और माइकल फेलिप्स ने जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे, तो उन्होंने उन्हीं का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था जो उन्होंने शायद 1968 या 74 में बनाया था तैराकी में। तो उन्होंने उस समय 6 गोल्ड मेडल जीते थे जिनका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2008 में तोड़ा गया था। तो जब रिपोर्टर्स उनके पास आए, उनसे पूछा कि भाई ये तो आपका बहुत लकी डे है, यू आर सो मच लकी टुडे, और आपने 6 गोल्ड मेडल एक साथ जीत लिए। तो ऐसा बताते हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने बताया कि आप कह रहे हैं ना ये लकी डे, तो मैं आपको बताता हूँ कि पिछली साल भी मैंने 2 गोल्ड मेडल जीते थे, पर मैं खुश नहीं था। मुझे लगा कि कुछ कमी मेरी तरफ से रह गई है, और उसके बाद मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था कि मैं इतने 1000 घंटे की प्रैक्टिस करूंगा जब तक नेक्स्ट ओलंपिक होगा। और उसके बाद से डेली बिना संडे के, बिना किसी छुट्टी के, डेली 5 से 6 घंटे में स्विमिंग पूल में रहता था और स्विमिंग पूल में तैराकी करता रहता था 5 से 6 घंटे। आप 4 साल तक डेली एक भी बिना छुट्टी के जरा स्विमिंग पूल में रह के देख लीजिएगा, 6-6 घंटे स्पंज बन जाओगे। आप मुझे ये बता रहे हो कि आज का दिन मेरे लिए लकी है, तो लकी इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं से मेहरबानी मिल गई है, लकी इसलिए है क्योंकि मैंने वो किया है जो नॉर्मल इंसान कर नहीं सकता। So that what actually makes you lucky when you do something what the normal people are not doing। और आजकल नॉर्मल पीपल बस यही कर रहे हैं कि वो फालतू का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उस समय अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया जो आपकी लाइफ में कहीं पे यूटिलाइज हो सकता है, तो आप नॉर्मल से बेटर हो जाएंगे, आप उनसे बेहतर हो जाएंगे, और जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको ही मिलने वाली है, किसी और को नहीं मिल पाएगी। जो पहली चीज। दूसरी जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वन ऑफ द मोस्ट फेमस सक्सेस प्रिंसिपल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को सफल बनाया है। और वो जो सिद्धांत है वो ये है, आस्किंग, सिंपली पूछना। इस दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो सफल हुए हैं वो पूछने से हुए हैं, एक काम को करने से, पूछने से। आप गौर करेंगे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें आ सकती हैं जिनको आप पाना चाहते हैं, पर उनको पाने के लिए आपको किसी से कुछ पूछना होता है, वो आप पूछ नहीं पाते हैं, आप उसकी हिम्मत नहीं कर पाते हैं। आस्किंग इज द प्रिंसिपल जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों को सफल बनाया है। अगर आप गौर करें तो आज जिन जॉब्स में सबसे ज्यादा सैलरी है वो जॉब सेल्स की होती है, और सेल्स में जो लोग होते हैं वो ऑलमोस्ट सारी बड़ी बड़ी जगहों पे उनको मैनेजर वगैरह के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि बड़ी कंपनीज भी समझते हैं जिसने सेल कर लिया वो कुछ भी कर सकता है। और सेल्स दैट इज टोटली अबाउट आस्किंग। उसमें सब कुछ आस्किंग का होता है, लोगों से पूछताछ करनी होती है, लोगों से बात करनी होती है अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए। सो आस्किंग इज द मोस्ट फेमस सक्सेस प्रिंसिपल। आपको जो भी चाहिए, यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग। आपको बहुत सारी चाहिए, किसी कंपनी में जाके आप इंटरव्यू देकर अपनी नौकरी के लिए पूछते हैं, भाई अगर आप जाके कंपनी से पता ही नहीं कर रहे हैं वहां पे नौकरी है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। यू आस्क फॉर फंडिंग। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आस्किंग कैन बी वन ऑफ द वे कि आप बैंकों में जाएं, आप लोगों के पास जाएं, आप अमीर लोगों के पास जाएं, आप एंजल इन्वेस्टर्स के पास जाएं, आप बहुत सारे फाइनेंसर्स होते हैं उनके पास जाएं, उनसे बोला कि भाई मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। आस्किंग। और ज्यादातर स्टार्टअप्स ऐसे करके अपने बिजनेस के लिए फंडिंग लेकर आते हैं, ज्यादातर लोग यही करते हैं और कुछ नहीं करते। आस्किंग इज द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल। आई सिंपली टेल यू, आपने नाम सुना होगा कर्नल हार्डर सेंडर का। तो कर्नल हार्डर सेंटर वाज फ्रॉम अमेरिका, केंटुकी से, और उनको कुछ नहीं आता था। ही वाज बाय द एज ऑफ 60-65। तो उनको एक रेसिपी आती थी, उनकी मदर चिकन बहुत अच्छा बनाती थी, तो उन्होंने कहा चलो मुझे जो और कुछ तो आता नहीं, तो चिकन बना के लोगों को खिलाते हैं, एंड दे मे बी ईटिंग इट, उनको अच्छा लगेगा, तो उससे कम से कम अपनी अर्निंग होने लग जाएगी। इट्स सिंपली सेड कि जितने लोगों के पास वो गए कि भाई मैं आपको चिकन बना के खिलाता हूँ, ज्यादातर लोग उनको मना करते गए, एंड दैट वाज समवेयर अराउंड 300 रिजेक्शन। करीब 300 लोगों ने उनको मना कर दिया, भाई हमें नहीं खाना। उसके बाद एक पर्सन उनको मिला, उसने जब खाया उसको बहुत अच्छा लगा, तो वो भी उसके साथ हो लिए, बोले कि यार ये तो बहुत बढ़िया, अब दोनों मिलकर इसको सेल आउट करेंगे और लोगों को खिलाएंगे, भाई बहुत अच्छा चिकन हम बनाते हैं। 300 बार लोगों ने मना किया, वहां से एक बार किसी ने खाया, और एक रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई जिसको आज लोग KFC के नाम से जानते हैं। KFC
कि ओनर ने अगर आस्किंग का काम ना किया होता तो शायद आप में से कोई भी केएफसी को जानता नहीं, और वर्ल्ड वाइड इस समय दुनिया में सेकंड नंबर की फ्रेंचाइज चेन है केएफसी। उसके ओनर 65 साल की उम्र में स्टार्ट किया कर्नल हार्डर सेंडर ने, और 76 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई 11 साल बाद ही करीब। और सोचिए बिलियनर होके उनकी डेथ हुई, और उसके बाद आज तक उनकी जनरेशंस भी उसी बिजनेस से खा रही हैं। सिर्फ आस्किंग किया उन्होंने और कुछ नहीं किया। दैट वाज द फंडा ऑफ आस्किंग। And at so many other places, I simply tell you one of the things कि in my life also I have done so many of the things by asking। बच्चे इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब उनको कुछ चीज चाहिए तो डेफिनेटली बस पूछने में लग जाओ कि वो मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। और हम ये वाला काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? हम कई बार इस बात को जानते हैं कि हम किसी से बात करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि लोग हमें बेवकूफ समझेंगे। हमें लगता है कि लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई हम तो मांग रहे हैं, हम बड़े गरीब हैं, हम दिक्कत में रहने वाले लोग हैं, अपनी रियलिटी को शो नहीं करना चाहते। हमें लगता है कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, वो मना कर देंगे। नो का डर सबसे ज्यादा रहता है। पर एग्जैक्टली अगर आप समझे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमें कभी कोई रिजेक्ट नहीं करता। ज्यादातर केस में दूसरा रिजेक्ट हमें करेगा, उससे पहले हम खुद को रिजेक्ट कर देते हैं। दूसरा हमसे ना कहेगा, इससे पहले हम खुद को ही ना कह देते हैं, और हम करते ही नहीं है काम। यहाँ पे I would tell you one of the principle which I learned in Gita, and that was given by Lord Krishna, and the principle was of निष्काम कर्मा। He simply spoke, निष्काम कर्म आप करे चले जाए। निष्काम कर्म से मतलब है कि आप बस काम करो। You don't look for what result is gonna come। मतलब कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। अभी होता क्या है कि हम जब भी कुछ करने की कोशिश करते हैं तो करने से पहले हम फल की चिंता करने लग जाते हैं कि यार यस आएगा या नो आएगा। यस आ सकता है, ठीक है, हम उसके ऊपर गौर नहीं करते। नो आ गया तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए हम करते ही नहीं है उस काम को। तो आस्किंग के साथ आप इस फॉर्मूले को जरूर साथ में रख के चलना, दैट कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। फल आ ही जाएगा अगर आप कर रहे हैं तो। इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ कई बार। हम अपनी क्लासेस में इसको दिखाते हैं इस प्रिंसिपल को। जब हम अपने मोटिवेशनल सेमिनार्स रखते हैं तो लोगों को समझाने के लिए इसको हम कैसे डेमो के तौर पे दिखाते हैं। सिंपली आई गो फॉर आस्किंग कि भैया आज मेरे पास पैसा नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे आज मूवी दिखाने ले चले और डिनर भी कराए। एंड आई जस्ट वांट कि सम ऑफ द जस्ट लोगों को शो करने के लिए, आई जस्ट वांट कि सम ऑफ द गर्ल्स शुड बी टेकिंग मी फॉर द डिनर एंड फॉर द मूवी। अभी मैं उतरता हूँ और मैं किसी एक लड़की से पूछता हूँ, भाई क्या आप मुझे मूवी और डिनर के लिए लेके चलेंगी? तो वो मुझे मना कर देती हैं। मैं अगली से पूछता हूँ, मैं और अगली से पूछता हूँ। इतने लोग होते हैं, 2 4 5 लोग मना करते हैं, छठवें सातवें में जाके लोग हाँ करना स्टार्ट कर देते हैं। कल से स्टार्ट स्पीकिंग, ठीक है सर हम आपके साथ चलेंगे। तो व्हाट आई वांट टू शो हियर, डेफिनेटली मे बी पॉसिबल कि कोई 1 मना करेगा, 2 मना करेगा, 3 मना करेगा, लेकिन इस दुनिया में पॉपुलेशन खत्म नहीं हुई है। हजारों, करोड़ों, अरबों लोग हैं यहाँ पर। तो किसी एक रिजेक्शन के आने से आपकी लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। आप ऐसे समझ के चलिए कि आप फंडिंग पाना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए, और आपने किसी से जाके पूछा भाई मेरे बिजनेस में आप पैसा लगाएंगे? उसने मना कर दिया। तो आपके साथ गलत क्या हो गया भाई? पहले भी फंडिंग नहीं थी, अब भी फंडिंग नहीं है, आप तो वैसे की वैसे हैं। फिर आपने दूसरे से पूछा, फिर आपने तीसरे से पूछा, फिर चौथे से पूछा, पांचवें से पूछा, 10वें से पूछा। मान लीजिए 10वें वाले ने हाँ कर दिया, तो 9 के मना करने से आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 10वें वाले के हाँ करने से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा। तो हकीकत ये है कि आस्किंग से आप कभी फेल होते नहीं है, ना ही कोई कभी आपको रिजेक्ट कर रहा होता है। हकीकत में आप खुद अपने आप को रिजेक्ट कर देते हैं। आप 10वें छोड़िए, आप 1 की भी शुरुआत नहीं करते। लेट्स मूव फर्दर। आई जस्ट गो फॉर टेलिंग हाउ इट गोज फॉर वर्किंग। और आस्किंग का भी अपना एक तरीका होता है कि किस तरह से पूछा जाए कि आपको रिजल्ट मिले ही मिले। अगर आप इस स्ट्रेटेजी को सही से सीखना चाहते हो, और मैं कहूंगा कि आस्किंग का तरीका अगर आप सही से सीख गए तो जिंदगी में आप अपने आप ही सफल हो जाओगे। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह से सही तरह से लोगों से पूछा जाए कि आपको पॉजिटिव आंसर मिले, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। मार्क विक्टर हेंसन और जैक कॉनफिल्ड की लिखी हुई बुक है द अलादीन फैक्टर। द अलादीन फैक्टर। आपको ये बुक कहीं से मिल जाए तो इसको पढ़िए। पूरी की पूरी बुक सिर्फ इसी के लिए बनी हुई है कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बस पूछिए तो सही लोगों से। पूछना कैसे है ये सारा उस बुक में बताया गया है। किस इंसान से किस तरह से कोई भी चीज पूछी जानी चाहिए, ये सब कुछ आपको उसमें शेयर किया गया है। वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक, अलादीन फैक्टर के नाम से है। मतलब उन्होंने कहा कि जैसे अलादीन की स्टोरी थी, उसमें एक मैजिकल लैम्प था, उसको रगड़ो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। ये कहते हैं कि पूछना एक ऐसा प्रिंसिपल है, वो उस जादुई लैम्प की तरह है कि बस आप पूछिए आपको मिल जाएगा। बस पूछना आपको आना चाहिए। 2 4 मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ उसके कि उन्होंने क्या-क्या चीज़ बताई कि कैसे पूछना चाहिए। पहला पॉइंट कि जब भी आप पूछें किसी से, पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ पूछें, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ पूछें।
मतलब ये मानते हुए पूछें कि हाँ जी, जो आप जानना चाह रहे हैं वो आपको बिल्कुल मिलेगा। जैसे होता भी है, आप बिज़नेस की फंडिंग पूछ कर ही लेते हैं। आप जब जाते हैं कहीं पे अपने कपल के साथ जब जाते हैं मूवी-वूवी देखने के लिए और आप चाहते हैं कि भई आपको कॉर्नर सीट मिले, तो आप पूछते हैं ना उसके लिए कि कॉर्नर सीट मिल सकती है, नहीं मिल सकती? और आपको मिलती भी है। अगर आप नहीं पूछेंगे तो नहीं मिलेगी, बीच में बैठने को मिल जाएगा आपको। आप किसी अच्छे बाहर टूरिस्ट प्लेस पे घूमने के लिए जाते हैं और आप चाहते हैं कि जिस होटल में, जिस रूम में आप रुक रहे हैं, उसका व्यू ऐसा हो जहाँ से आपको सारी बढ़िया पहाड़ियाँ देखने को मिले, सब कुछ। तो उसके लिए सिंपली आप पूछिए, आपको मिल जाएगा, नहीं पूछेगा तो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? आपको जॉब की तलाश और आपको मालूम नहीं है कि कहाँ पे नौकरियाँ निकल रही हैं, तो जाइए कंपनीज़ में मेल डालिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि वहाँ पे जॉब्स हैं कि नहीं है, नहीं पूछेंगे तो नहीं मिलेगा। सिंपली तो अगर आप पहले से ही मान के चलें कि भई आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा और ना में मिलेगा तो आप पूछने की कोशिश करेंगे नहीं। इसलिए जब भी पूछिए, पहला पॉइंट है कि पूछिए पॉजिटिव एस्पेक्ट के साथ, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस के साथ, पहली चीज़। दूसरा पॉइंट है आस्क टू द अथॉरिटी। देखें, उस इंसान से पूछिए जो आपको दे सकता है वो चीज़ जो आप पाना चाह रहे हैं, उससे नहीं जो आपको दे नहीं सकता। जैसे मान लीजिए आज आप बात करें यहाँ पर और आप आगरा में जब लॉकडाउन खुल जाए और किसी अथॉरिटीज मतलब कोई एक फैक्ट्री खोलना चाहता है उसके लिए परमिशंस वगैरह लेनी है तो आप जो परमिशन अथॉरिटी है उससे जाके पूछेंगे या किसी से भी जाके पूछना शुरू कर देंगे। सो आई मीन टू से कि उससे बात करिए जो आपको अथॉरिटी दे सकता है, जिसके हाथ में राइट है वो करने के लिए। बाकी किसी से पूछेंगे चूंकि दे नहीं सकते, आपको मना कर देंगे, आप नेगेटिव हो जाएंगे। सो ऑलवेज गो फॉर आस्किंग टू द राइट पर्सन जो आपको दे सकता है अथॉरिटी। आई गिव यू सम ऑफ द एग्जांपल ओवर दैट व्हाट हैपेंड टू माय लाइफ। हमारे इंस्टीट्यूट पे क्या होता है कि ऑल राउंड बहुत सारे शहरों से लोग पढ़ने के लिए आते हैं और वंस अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी केम, हमें मालूम पड़ा, आपने देखा होगा एक जगह है आगरा में केंद्रीय हिंदी संस्थान के नाम से। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, विदेशी पढ़ने के लिए आते हैं हिंदी सीखने के लिए। और वंस अ काइंड ऑफ सिचुएशन केम कि मैंने कहा भाई कि दिमाग में आया कि अगर मान लीजिए विदेशी हमारे यहाँ भी इंग्लिश सीखने के लिए आने लग जाएं तो एक अच्छा खासा एडवर्टीजमेंट होगा और लोग यहाँ पे आकर सीखना शुरू कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्सन मैंने कहा भाई किससे बात करनी चाहिए, कौन यहाँ पे अच्छी तरीके दे सकता है, तो मुझे मालूम पड़ा जो वहाँ पे रजिस्ट्रार हैं इस समय वो एक अच्छी अथॉरिटी है और वो आपको परमिशन इसकी दे सकते हैं कि बच्चे आपसे आके पढ़ना स्टार्ट कर दें। सो आई वेंट फॉर मीटिंग। अब वहाँ पे किसी किसी को परमिशन नहीं थी, मैंने किसी और से बात ही नहीं करी और मैं किसी से बात करता तो उसका फायदा भी नहीं था। मैं वहाँ पे गया मिलने के लिए, जब मिलने के लिए वहाँ पे गया तो पहली बार तो उन्होंने बात करने से बिल्कुल ही मना कर दिया। उसके बाद भी उन्होंने बुलाया भी तो वही हाँ ठीक है अगले साल देखिएगा ऐसा कुछ कर दीजिएगा। उसके बाद बिकॉज़ आई वेंट विद द पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, मैं पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन के साथ ही गया था और मैं इसको डन डील मान के चल रहा था कि हाँ जी होगा। देन आई स्टार्टेड टॉकिंग, मैंने उनसे थोड़ी-सी और बातचीत की, वो लंबी स्टोरी है कि किस तरह से क्या हुआ। एंड विल यू बी बिलीविंग कि उसी दिन मैं वो डील वहाँ से करके आया, उस तरह से बात करके आया, नॉट द डील, वो सिंपल था एक एक्टिविटी, कि वो एक्टिविटी करके आया कि मेरे पास अगले दिन से विदेशी स्टूडेंट पढ़ने आने लग गए और 5-6 साल तक लगातार विदेशी स्टूडेंट हमारे इंस्टीट्यूट पर आते रहे, कई सारी कंट्रीज से, आर्मेनिया, म्यांमार, श्रीलंका, कोरिया, मंगोलिया से बहुत सारे लोग आए और इवन उन कंट्रीज में भी हमारी इंस्टीट्यूट के बारे में फेमस है जब वहाँ से रेगुलर आते रहे। सो दैट वाज जस्ट बाय आस्किंग, अगर मैं जाता ही नहीं तो कभी भी वो लोग आने को नहीं थे। सो आस्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रिंसिपल। अब होता क्या है कि आप में से कई सारे लोग रिजेक्शन के डर से, रिजेक्ट होने के डर से अपने आप को कभी आगे नहीं लेकर आते पूछने के लिए। तो यहाँ पे अगेन मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। ये फॉर्मूला भी मैंने उन्हीं की बुक से लिया है, द बुक आई वाज टेलिंग यू, द अलादीन फैक्टर। द फॉर्मूला इज एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू। अगर आप में से कोई भी चाहे तो इसको लिख सकता है। द फॉर्मूला इज एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू। व्हाट दिस फॉर्मूला सिंपली स्पीक्स, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इसमें हर एस डब्ल्यू का अपना अलग मतलब है। पहला वाला एस डब्ल्यू कहता है सम विल, दूसरा वाला एस डब्ल्यू कहता है सम वांट, तीसरा वाला एस डब्ल्यू कहता है सो व्हाट और चौथा वाला एस डब्ल्यू कहता है समवन इज वेटिंग फॉर यू। दैट्स फॉर द रियलिटी ऑफ आस्किंग। जब भी आप किसी से पूछने के लिए निकलते हैं, जब भी आप किसी से बात करने के लिए निकलते हैं कि भाई आपको कोई चीज आपकी लाइफ में मिल जाए, तो सम विल कुछ हाँ कहेंगे, सम वांट कुछ ना कहेंगे, सो व्हाट तो क्या, समवन इज वेटिंग फॉर यू, कोई और आपका इंतजार कर रहा है, आप आगे बढ़िए और आपको मिल जाएगा। सो जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला व्हेन एवर यू गो फॉर आस्किंग टू एनीवन। इस फॉर्मूले को अपने माइंड में रखें, एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू एस डब्ल्यू।
और जब भी आप किसी भी चीज के लिए किसी से पूछना चाह रहे हैं कि वो चीज आपको मिल जाए, तो सिंपली इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए। कोई आपको मना करता है, आपको कुछ नहीं करना, वहां पे सिंपली से नेक्स्ट और आगे बढ़ जाइए। एक चीज और आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, व्हेन यू लुक फॉर दीज ऑल द थिंग्स, और जहाँ पे आपको नो सुनने को मिलता है, तो समझ लीजिए वो नो कुछ कह रहा है आपसे। वो नो आपसे ये कह रहा है कि आपके पूछने के तरीके में या किसी भी तरीके में या किसी भी चीज में शायद कहीं कोई कमी रह गई थी। जैसे आप बिजनेस के लिए फंडिंग लेने गए, आपके बिजनेस को प्रोजेक्ट को देखा गया और उसके बाद मना कर दिया गया, तो समझ लीजिए इट्स नॉट द दैट यू आर अनलकी और यू गॉट बैड लक। इट्स सिंपली कि आपने जो प्रोजेक्ट दिखाया शायद इसमें कोई कमी रह गई थी, एंड दैट इज व्हाट नोन एज फीडबैक। एंड हियर आल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द फीडबैक एज मोहम्मद अली ऑलवेज स्पोक। मैंने आपको मोहम्मद अली के बारे में कहानी सुनाई थी, तो चक वेपनर और मोहम्मद अली की लड़ाई के बारे में, जिसको सिल्वेस्टर स्टोलन ने स्टोरी के तौर पर रॉकी बनाया। तो मोहम्मद अली वाज द लेजेंडरी हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन, और उन्होंने हमेशा एक बात बोली दैट फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। सौरभ श्रीवास्तव बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नो इज नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात करें। सो फीडबैक इज ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। अगर आप सच में चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको फीडबैक लेने ही पड़ेंगे। फीडबैक का क्या मतलब है? फीडबैक का मतलब है कि हमने कुछ भी किया, उसके बाद हमें जो एक्सपीरियंस मिला, दैट कैन बी अ काइंड ऑफ फीडबैक। ठीक है। नाउ हाउ द फीडबैक वर्क्स, और किस तरह से फीडबैक आपके लाइफ में आते हैं या लोग किस तरह से फीडबैक पे रिएक्ट करते हैं। एक चीज हो सकती है कि जैसे ही आप कुछ काम करते हैं और आपको फीडबैक सुनने को मिला, फीडबैक जनरली पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं। देखा ये गया है कि लोगों को जब पॉजिटिव फीडबैक मिलते हैं, नहीं नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन नेगेटिव फीडबैक मिलते हैं तो लोग कुछ अलग तरीके से रिएक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि नेगेटिव फीडबैक वो चीज है जो आपको आगे बढ़ाएगी, और पॉजिटिव फीडबैक कुछ नहीं करने वाला आपके लिए। नेगेटिव फीडबैक ही आपको आगे लेकर जाते हैं हमेशा। एज लॉर्ड कृष्णा वंस स्पोक कि आप अगर अच्छे दोस्त अपनी लाइफ में रखते हैं तो आप मजेदार जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे दुश्मन अपनी लाइफ में रखते हैं तो आप महान जिंदगी जीकर जाएंगे। तो फीडबैक भी आपके लिए उसी तरीके से काम करता है, और स्पेशली पॉजिटिव फीडबैक एक फ्रेंड के तौर पे होता है और नेगेटिव फीडबैक एक दुश्मन के तौर पे होता है। लेकिन दुश्मन अगर अच्छा है तो आप एक महान जिंदगी जीकर जाएंगे। इसलिए जस्ट लुक फॉर द नेगेटिव फीडबैक, वही हमारे काम की चीज होती है। अब नेगेटिव फीडबैक जब आता है तो लोग तीन तरह से रिएक्ट करते हैं। पहला रिएक्शन ये आता है कि जैसे किसी ने आपको नेगेटिव फीडबैक दिया, मतलब गलत बताया आपकी किसी भी चीज को, तो आप उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं, अबे तुझे तेरी हिम्मत कैसे हो गई, मुझे कैसे गलत बता सकता है, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है। और दोबारा कभी उससे फीडबैक की उम्मीद ही नहीं करते हैं, और आप क्या करेंगे, वो इंसान ही कभी आपको दोबारा फीडबैक नहीं देगा, क्योंकि आपने पहली फीडबैक में उसके साथ गलत कर दिया। दूसरा रिएक्शन ये होता है कि जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप उस इंसान को से तो ज्यादा कुछ कहते नहीं है, लेकिन अपने लिए अपने अंदर उसके लिए नेगेटिव विचार बनाना शुरू कर देते हैं कि वो इंसान ही गलत है। तीसरा ये हो सकता है कि जब भी आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है, आप ये पता करें कि वो नेगेटिव फीडबैक आ क्यों रहा है, कमियां क्या है, और उस कमी को सुधार लें। जैसे ही आप उस कमी को सुधारना स्टार्ट करेंगे और अगली बार फिर से जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के साथ, तो उम्मीद है कि इस बार आपको बदला हुआ आंसर मिलेगा। फीडबैक कैसे काम कर सकता है, कैसे नहीं काम कर सकता, मैंने आपको बताया। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ, एक तरीका और बता रहा हूँ फीडबैक का। इस तरीके को आप अपनी लाइफ में अगर हर जगह यूज करना चाहें तो हर जगह कर सकते हैं। अपने रिलेशंस में यूज कर सकते हैं, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज में यूज कर सकते हैं, अपने अपनी फ्रेंडशिप में यूज कर सकते हैं, किसी के भी साथ यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दिन पे दिन बेहतर होते चले जाएं। हम भी इस काम को करते हैं। जैसे हमारे इंस्टीट्यूट पर जब क्लासेस लगती हैं, तो अभी आजकल ये चल रहा है कि महीने में महीने में नहीं, पूरे कोर्स में हम 2 बार इस काम को करते हैं। हम लोगों से फीडबैक लेते हैं, कई बार 1 टू 1 लेते हैं और कई बार पूरे ग्रुप के साथ लेते हैं। जब फीडबैक लेते हैं तो हम उनसे ये पूछते हैं, भाई आप सभी लोगों को अगर हमारे इंस्टीट्यूट को मार्क्स देने पड़ जाए, तो 0 से 10 का पैरामीटर हम लेते हैं। ना 10 से ऊपर का नंबर आएगा, 0 से नीचे का तो होगा ही नहीं। 0 से 10 का अगर हम स्केल लें, एक पैरामीटर लें, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को कितने मार्क्स देना पसंद करोगे। हम सिंपली बच्चों को बोल देते हैं बस मार्क्स लिख दीजिए और कुछ नहीं करना आप। अभी कुछ लोग 10 लिखते हैं, कुछ लोग 9 लिखते हैं, कुछ लोग 8 लिखते हैं, 7 लिखते हैं, 5 लिखते हैं। तो 10 और 9 की तो हमें जरूरत नहीं है, हमें उससे कुछ फायदा मिलना भी नहीं है, हमें खुशी की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें जरूरत है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जैसे ही वाली बात आती है, हम बच्चों से बोलते हैं मार्क्स दीजिए। अब जो बच्चे हमें 5 लिखते हैं, मतलब जो भी कम लिखते हैं, 10 से कम लिखते हैं,
फिर हमारा क्वेश्चन उन लोगों से ये होता है कि अब हमें ये बता दीजिए अपनी तरफ से कि कैसे, ऐसा क्या हम कर रहे हैं जिससे आप अगली बार हमें 10 ही मार्क्स दें। तो फिर वो बताते हैं कि सर ये चीज कर लीजिए, ये चीज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, तो अगली बार आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे। आप सोचिए इससे ज्यादा बड़ा आपको कोई भी रिपोर्ट मिल सकती है कि किन किन सुधारों की जरूरत है हमें। दैट वी गो फॉर डूइंग। मैं अकेला सोचूंगा अपने इंस्टीट्यूट को मुझे क्या क्या करना चाहिए, एक माइंड कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन मैं 100 और मैं सारे स्टूडेंट्स से जब ये फीडबैक लेता हूँ, सभी लोगों के आइडियाज आते हैं, सभी लोगों के विचार आते हैं, और उन विचारों के ऊपर जब हम काम करना शुरू कर देते हैं तो पहले से बेहतर हो जाता है हमारा इंस्टीट्यूट, हम ज्यादा बेटर बन जाते हैं। इस तरह से हम अपने आप को हर दिन डेवलप करते हैं, हर दिन डेवलप करते हैं। द सेम यू कैन डू। आप अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए पूछ सकते हैं, जैसे किसी के साथ आपका रिलेशन है और आपको लग रहा है कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप उसे पूछ सकते हैं भाई कि आप हमारे रिलेशन को कितने मार्क्स देना चाहोगे। उसने बोला 5 मार्क्स। तो उन्हीं से प्रश्न करिए कि इसको 10 मार्क्स अगर आपको देने पड़े तो उसके लिए हम मुझे क्या क्या और करना चाहिए, तो वो आपको बता देंगे भाई क्या क्या चाहिए और कर दीजिए, इससे मैं आपको 10 मार्क्स देना शुरू कर दूं। फीडबैक वर्क्स वंडरफुली। गाइस जस्ट रिमेंबर, मैंने आपको 4-5 चीजें बताई हैं आपको आज। मैंने बताया यू हैव टू बी रेडी टू पे द प्राइस। कीमतें चुकाने के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, तो रहना पड़ेगा। आस्किंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सक्सेस प्रिंसिपल। जिंदगी में जो चाहिए उसके लिए पूछिए, जो चाहिए उसके लिए पूछिए, जहां तक पूछ सकते हैं पूछिए, कहीं ना कहीं जाके आपको यस मिलेगा। थर्ड, रिजेक्ट द रिजेक्शन। रिजेक्शंस को बिल्कुल रिजेक्ट कर दीजिए, अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए, और जहां पे कोई आपको रिजेक्ट करे वहां पे फॉर्मूला याद रखिएगा, SW 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 का। एंड द फोर्थ, जब आपको रिजेक्शन मिलते हैं तो याद रखिएगा दैट इज अ फीडबैक, एंड फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट फॉर चैंपियन। आप चैंपियन बनने वाले हैं तो आपको फीडबैक की हेल्प चाहिए होगी, और अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेटर करने के लिए फीडबैक का जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको आप यूज करें। आप अपने रिलेशंस के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में, मान लीजिए आप सर्विसेज देते हैं, तो आपके जितने भी सर्विस लेने वाले लोग हैं उनसे पूछिए कि भाई आप अगर मेरी सर्विस को 0 से 10 के स्केल पे मार्क्स देना चाहेंगे तो कितने मार्क्स देंगे। उसने बोला 5 देंगे, 6 बोलेंगे, 7 देंगे, 8 देंगे, तो उन्हीं से पूछिए कि 10 पूरे मार्क्स अगर मैं पाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। फिर वही आपको बताएंगे कि ये सारी चीजें करिए, ये सारी चीजें करिए, ये सारी चीजें करिए, और उन चीजों करके आप बेटर हो जाएंगे। प्रशांत कुमार कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट क्रिटिसाइज। बॉस, क्रिटिसाइज मुझे लगता है इज अ वेरी वेरी गुड फीडबैक। क्रिटिसाइज द नेगेटिव फीडबैक, और हमें वही तो चाहिए होते हैं, उन्हीं से तो हमें रिजल्ट मिलेगा। अभी देखो यहाँ पे आप कुछ चीजों को समझ सकते हैं। एक चीज प्रशांत मैं बताता हूं, उसके बाद आप आगे बात करिएगा। पहली चीज, अगर कोई एक पर्सन आपसे कहता है कि आप घोड़ा हो, घोड़ा घोड़ा दौड़ने वाला घोड़ा, तो आप उससे कि भाई तेरा दिमाग खराब है। अगर कोई 2 लोग आपसे कह रहे हैं कि आप घोड़े हैं, तो आप इस बात को भी सोच सकते हैं कि हो सकता है आपस में मिलकर दोनों ने प्लानिंग कर ली। लेकिन अगर इस दुनिया में बहुत सारे लोग आपसे ये बात कह रहे हैं कि आप घोड़े हो, तो समझ लीजिए वक्त आ गया है कि नाल लगवा ली जाए। तो क्रिटिसिज्म भी कुछ इस तरह से काम करता है। हो सकता है कि कोई पर्सन ही ऐसा है जो आपको उल्टा ही उल्टा बोलना चाहता है। अगर एक इंसान कह रहा है छोड़िए कोई बात नहीं है, 2 कह रहे हैं हो सकता है, लेकिन अगर बहुत सारे लोगों से एक जैसा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिए समय आ गया है कि अब आपको कुछ काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। आई थिंक यू गॉट द आंसर।